हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, और सभी को एडवांस में ईद मुबारक। रमज़ान का पवित्र त्यौहार और परीक्षा की वो घड़ियां अब समाप्त हुई और ईद मनाने का समय है। और आज की कहानी भी इस्लाम की ही एक सोच पर आधारित। बेमौसम की बरसात ने मुझे परेशान कर दिया था। एक तो गांव का इलाका, फिर पानी, कीचड़। मुझे बचपन से ही इससे बड़ा डर लगता है। असली में एक बार मामा के गांव गया था। वहाँ पर ऐसे ही कीचड़ भरे रास्ते में स्लिप होकर गिर गया था। पाँव में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया था। तब से कीचड़ और बारिश से बड़ा डर लगता है ग्रामीण इलाकों में। मगर क्या करता है, आज मुझे यहाँ आना ही था। हालांकि इससे पहले भी एक बार गांव में घूम कर गया हूँ, मगर तब सूखा था। आज बेरोजगारी का जो आलम है, उसमें भगवान की दया और किस्मत से अचानक ही पोस्ट मास्टर की ये जॉब मुझे मिल गई। परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी, इस गांव में पोस्टिंग हुई। हालांकि आजकल पोस्ट मास्टर की जॉब पहले के पोस्ट मास्टर जैसी नहीं रही, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, गरीब, परेशान। आजकल कहें तो पोस्ट मास्टर की जॉब राजा की जॉब है। ज़्यादा काम नहीं, सरकारी जॉब, रहने को क्वार्टर, सरकारी तनख्वाह, और क्या चाहिए। ऐसे में जब दूसरे दोस्त बेरोजगार घूम रहे हों, मुझे बड़ी शान से अपने आप को पोस्ट मास्टर कहलाना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे बारिश और कीचड़ से डर जरूर लगता है, मगर बचपन से शहर के कोलाहल से दूर गांव में रहने का एक सपना था, और जॉब के साथ साथ वो सपना भी सच हो रहा था। ये गांव एक मध्यम विकसित गांव कहला सकता है, जहां एक और विकास है तो दूसरी ओर शहर का प्रदूषण और कोलाहल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जब पोस्टिंग हुई और मैं गांव घूमने आया, तब मन प्रसन्न हो गया था। खासकर मेरा क्वार्टर, वहां आसपास काफी सुंदर फूल, पेड़ पौधे हैं, और एक फूल की भीनी भीनी खुशबू तो जैसे मेरे दिमाग में अब भी छाई हुई है। पर किस्मत देखिए, आज जैसे ही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गांव की तरफ निकला तो बारिश शुरू हो गई। अब इस बारिश में सिर छुपाने के लिए कोई तो जगह चाहिए। अचानक एक लकड़ी की झोपड़ी नुमा घर दिखाई दिया। जाकर दरवाजा ठकठकाया। अंदर से आवाज आई, "कौन है रे?" जी, जरा सर छुपाने के लिए जगह मिलेगी? मैं गांव का नया पोस्ट मास्टर हूं, देखिए ना कैसी मुसीबत पे फंस गया। रुको, आता हूं। दरवाजा खुला और इसके साथ साथ देशी शराब का एक तेज भभक्का मेरे नाक को छू गया। सामने खड़ा व्यक्ति आधी डोलती हालत में खड़ा था। मुझे देखकर बोला, आइए आइए पोस्ट मास्टर साहब, अंदर आइए। अंदर जाकर पता चला असल में वो एक घर या झोपड़ी नहीं, चाय की छोटी सी दुकान थी। बारिश में ग्राहक न होने से दुकानदार अपने दोस्तों को लेकर शराब का सेवन कर रहा था। मैंने अंदर बैठते हुए कहा, चाय मिल सकेगी क्या? मिल जाएगी, देखता हूँ दूध है कि नहीं तो लीकर चाय ही दे दूंगा। अब जी बिल्कुल। तभी अचानक पास में शराब पी रहे एक आदमी ने कहा, मास्टर साहब थोड़ी सी लेंगे क्या? गर्मी आ जाएगी बरसात में। जी नहीं, मैं वो सब नहीं पीता। अरे आप इसकी बात छोड़िए, है तो जब तक बाबू शहर से आए बड़े आदमी हैं। रुकिए बाबू, मैं बिस्किट का भी इंतजाम करता हूँ। तभी अचानक दूसरे आदमी ने पूछा, रहेंगे कहाँ सर? क्यों? जो पोस्टमास्टर का क्वार्टर है वहां। सुनते ही जैसे सबके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। नशा काफुर हो गया कि क्या कह रहे हैं साहब, गांव में बहुत सारे घर हैं जो किराए से देते हैं,
आप वहाँ घर ले लीजिए। क्यों? वो क्वार्टर में? अरे कैसी बात कर रहे हो? सरकार फ्री फंड में क्वार्टर दे रही है और क्वार्टर भी तो काफी सुंदर है। मैं वहाँ क्यों ना रहूं? नहीं साहब, हमारी सलाह मानिए, वहाँ मत रहिए। मगर क्यों? साहब वहाँ वहाँ इदारा रहता है। रात तो छोड़िए, दिन के समय भी वहाँ जाना खतरनाक है। गांव का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं जाता है। आप भी मत जाइए। मेरी बचपन से यही एक आदत है, जब भी अंधविश्वास और बेवकूफ़ी की बातें सुनता हूँ मन में जिद चढ़ जाता है। मैंने उनसे कहा, देखो तुम्हारी एक गांव की फालतू की बकवास ना रहने दो, मैं तो वहीं रहूंगा। अच्छा, आप जरा मुझे श्याम सुंदर का घर बता दीजिए, वही क्वार्टर की सफाई वफाई करेगा। इसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत नानुकुर करी। दुकान वाले ने तो ये भी कहा कि रात में उसकी दुकान पर ही रुक जाऊं। उसके दोस्त थोड़ी देर में चले जाएंगे, फिर दुकान में बस मैं और वो रहेंगे, आराम से सोए रहेंगे। सवेरे वो कहीं अच्छे से घर का इंतजाम भी कर देगा कि मैं क्वार्टर में ना जाऊं। मगर मैं जाने को तैयार हो गया, क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा था इन लोगों के पास रुकना ठीक नहीं। हो सकता है डाकुओं का दल हो, मेरे पास सामान देखकर ये सब बातें फैला रहे हैं। रात को मुझे यहाँ रोक कर कहीं पकड़कर मार दिया और लूट लिया तो इस अनजाना जगह में मैं क्या करूँगा? अब तक बारिश भी रुक चुकी थी, तो सामान उठाकर चल पड़ा। आगे का रास्ता उतना कीचड़ भरा नहीं था, सीमेंटेड रोड था। मेरे लिए अच्छा ही हुआ। चलते चलते मैं श्याम सुंदर के घर पहुंचा। मुझे देखकर तो वो खुश भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। फिर उसने भी वही बात कही कि मैं रात क्वार्टर में ना बिताऊं, उसके घर पर ही ठहर जाऊं, सवेरे कहीं और इंतजाम कर देगा। मैं परेशान सा हो गया। मैंने उससे कहा, तुमने साफ सफाई तो कर रखी है ना? ऐसा तो नहीं कि साफ सफाई नहीं हुई इसलिए मुझे जाने से रोक रहे हो? वो बोला, साहब मैं अपने काम में कभी भी कोताही नहीं बरतता, सरकार से हराम के पैसे नहीं लेता, सब काम मैंने करके रखा है, बस आपकी जान के लिए कह रहा हूँ। वहाँ दिन में भी रहना मुश्किल है, आप तो रात को रहने की बात कर रहे हैं। पर ठीक है, आप रहिए एक रात, खुद समझ जाएंगे। इससे पहले के भी पोस्ट मास्टरों ने ऐसी जिद की थी, एक ही दिन में वहां से भागकर आ गए हैं। फिर श्याम सुंदर से चाबी लेकर मैं क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। क्वार्टर का इलाका गांव से थोड़ी दूरी पर था, मगर बेहद खूबसूरत। अब तक आसमान से बादल भी छट चुके थे, सूरज की हल्की लालिमा थी, शाम का धुंधलका फैल रहा था, आसपास लगे पेड़ पौधों से पानी टपक रहा था। बहुत ही मनोरम सा दृश्य था। पक्षियों का कलरव, गांव की शांति, और फिर मेरे नाक में आई वही मीठी सी फूल की खुशबू, जिसे सुनकर जैसे मैं मतवाला सा हो जाता था। इसी फूल की खुशबू की वजह से तो सबके मना करने के बाद भी मैं इस क्वार्टर में रहने को तैयार हुआ हूँ। सोचा ऐसे ही शाम को जब ऑफिस के काम से लौट कर आऊँगा, लॉन में चाय का कप लिए बैठूंगा, प्रकृति का सुंदर मनोरम दृश्य और ये फूल की खुशबू, आह, जीवन ये नहीं तो और क्या है। अभी ये सब सोचकर मैं क्वार्टर के गेट तक ही पहुंचा था कि अचानक पास ही एक छोटा सा तालाब था, और तालाब के उस झुरमुट में मुझे एक इंसानी आकृति बैठी दिखाई दी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा मेंढक हो, मगर वो इंसान था, हाथों में कुछ पकड़े हुए और पीठ पर एक बड़ी सी कुबड़, और कानों में आवाज पड़ी, मैं चौंक सा गया। इंसान ऐसी आवाज कैसे निकाल सकता है? मैंने आवाज लगाई, कौन है उधर? मगर अगले ही पल वहां पर कुछ नहीं था। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी कुछ देर पहले उसे देखा था। फिर मेरे कानों में वही आवाज आई, मगर अब की बार कोई दिख नहीं रहा था। अरे
ये कैसा आश्चर्यजनक खेल है। यही सोचते सोचते मैं गेट खोलने लगा और इसके साथ ही आई एक अजीबोगरीब सी आवाज। मैं चौंक सा पड़ा। फिर गेट की तरफ देखने पर समझ में आया लोहे का गेट था, बहुत पुराना। लंबे समय तक उपयोग न होने से दरवाजे में तेल न पड़ने से ऐसी आवाज आ रही है। ओफ, गांव वालों की बातों और श्याम सुंदर की बातों ने लगता है मेरे दिमाग पर असर कर दिया है, इसलिए मैं भी कैसी कैसी अजीब अजीब बातें सोच रहा हूं, अजीब अजीब चीजें देख रहा हूं। ये सब क्या है, कहकर मैंने क्वार्टर का दरवाजा खोला। क्वार्टर सच में सुंदर था। 2 कमरे, रसोई, टाइल्स लगी हुई और श्याम सुंदर ने सफाई भी अच्छी की थी। कमरे के एक तरफ सामान रखकर मैं फिर से बाहर लॉन में आ गया। मन में अभी भी वही आकृति घूम रही थी। तभी एक बात मैंने नोटिस की। आते हुए रास्ते में मेंढकों झिंगुरों की आवाज जैसे तांडव नृत्य मचा रही थी, मगर इस इलाके में एकदम शांति है। ये क्यों? अरे मैं भी फिर वैसी बातें सोचने लगा। इस इलाके में हो सकता है झिंगुर वगैरह ना रहते हों, और साफ सफाई भी तो अच्छी है, इस वजह से है। मेरा दिमाग भी ना, रात में खाने पीने का झंझट नहीं था। आते समय मैं बिरयानी ले आया था, उसी को खाकर बिस्तर पर जा लेटा। खाट अभी आई नहीं थी, इसलिए जमीन पर ही बिस्तर लगा लिया था। वैसे तो रोज की मेरी आदत थी कि खाना खाने के बाद करीब घंटे भर मोबाइल देखता था, मगर आज थकान इतनी ज्यादा थी कि मोबाइल की तरफ हाथ ही नहीं गया। कब नींद में खो गया पता ही नहीं चला। नींद खुली उसी पुराने दरवाजे के खुलने की आवाज से। मगर मुझे याद है मैं तो ताला लगाकर सोया था। आंख खुली तो अचानक महसूस हुआ जैसे जैसे बेहद ठंडा है आसपास का वातावरण। अभी सावन का महीना चल रहा है। घुटी हुई सी गर्मी चारों ओर फैली है। ऐसे में अचानक ऐसी ठंड। आंखें खोलकर देखा तो सर के तरफ वाला खिड़की खुली थी और वहीं से वो ठंडी हवाएं आ रही थी। उठकर खिड़की बंद करने ही गया कि सामने जो दृश्य देखा, उसे देखते ही जैसे जैसे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने देखा एक इंसान जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ है और हाथों में वो कोई जानवर का सर दबाए हुए है, और मेंढक की भंगिमा में बैठा वो हवा में तैरता हुआ मेरे सामने से गुजर रहा था। ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या फिर मुझे भ्रम हो रहा है? मेरे शहर के दोस्त अगर ये सुन लेंगे तो हंसी उड़ा उड़ा कर मेरी जान ले लेंगे। मैं सब क्या सोच रहा हूं? मगर नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं था। जो कुछ भी मुझे दिख रहा था वो सामने स्पष्ट और सही था। और तभी घर की छत पर पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई छम छम करता हुआ टहल रहा हो। कोई औरत छत पर टहल रही है, मगर इस समय कौन होगा? मन किया तुरंत ही मोबाइल से अपने दोस्त शशि को कॉल लगाऊं। वो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। उसे वीडियो कॉलिंग कर ये सब दिखाना था, मगर मोबाइल दूसरे कमरे में रखा था और इस वक्त मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उतनी दूरी तय कर सकूं। किसी तरह से फिर से जमीन पर पीछे बिस्तर में बैठ गया। मैं इस वक्त थर थर कांप रहा था। फिर सब कुछ जैसे शांत हो गया। मुझे भी नींद आ गई। सवेरे उठा तो रात की विभीषिका के बारे में ही सोच रहा था। क्या वो सच था या भ्रम? घर से बाहर निकल आया। बाहर सूरज की रोशनी फैली थी, पक्षियों का कलरव था। लॉन में ही टहल रहा था।
अचानक फिर वही प्यारी सी सुगंध। आखिर किस फूल की है यह सुगंध? टहलते टहलते उस फूल की तलाश करने लगा और पहुंचा घर के पीछे बने उस छोटे से तालाब के पास। तालाब के पास ही एक पत्थर लगा था जिसमें लिखा था, इदारा से सावधान। कौन है ये इदारा? क्या है ये इदारा? आखिर क्या वजह है कि पुराने पोस्टमास्टर्स एक ही रात में यहां से भाग जाते हैं? क्या कल रात जो कुछ मैंने देखा था उसी की वजह से? क्या वो सच था? इस वक्त चाय की तलब लगी थी। धीरे धीरे गांव की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में श्याम सुंदर दौड़कर आता हुआ दिखाई दिया। मैं चौंक पड़ा। अरे श्याम सुंदर, कहां जा रहे हो? मैं तो आप ही की तरफ आ रहा हूं साहब। आप ठीक तो हैं? मैंने पहले सोचा रात की बात उसे बताऊं, मगर फिर बात दबा दी। हाँ ठीक हूं। क्यों? चाय पी आपने? नहीं, उसी के लिए तो गांव की तरफ जा रहा था। आप मेरे घर चलिए, वहीं चाय पीजिएगा। मैं श्याम सुंदर के साथ उसके घर चल पड़ा। चाय पीते पीते श्याम सुंदर ने बार बार पूछा मुझसे रात में कुछ परेशानी तो नहीं हुई। फिर उसने जोर करके नाश्ते के लिए भी मुझे वहीं रोक लिया। काफी बातों के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसे रात की बात बता देनी चाहिए, और जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई वो बोला, साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप उस क्वार्टर में मत जाइए। मैं यहीं आसपास आपके लिए घर खोज दूंगा और आज की रात आप यहीं रहेंगे। साहब इदारा बहुत बुरी चीज है। वो इंसान को, जानवरों को, सबको मार देता है, और आप पर भी उसने जादू कर दिया है। मैं महसूस कर सक रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, कल रात आप कहां पर सोए थे? जमीन में ही बिस्तर बिछाकर। तुमने तो अच्छी साफ सफाई कर रखी थी। साहब देखा, मैंने कहा था ना, इदारा आपको सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखा रहा है। मैंने वहां की सफाई नहीं की थी। वो घर पूरी तरह से गंदा है। मुझे तो खबर थी आप आज आने वाले हैं, इसलिए मैं आज जाकर सफाई करता, मगर आपने जब पूछा तो मैंने डर से झूठ बोल दिया कि सफाई किया हुआ है। मगर जब आप वहां गए तो उसने आपको साफ सुथरा दिखाया, मगर आप कल गंदी जमीन पर ही सोए थे। साहब जरा अपने कपड़ों की तरफ देखिए। उसकी बातें सुनकर मैं चौंका, पर जैसे ही अपने कपड़ों की तरफ देखा मैं और आश्चर्यचकित हो गया। पूरे कपड़े धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ये क्या? मेरे कपड़ों की ये हालत कैसे हुई? साहब उस गंदी जगह में सोने की वजह से आपको ऐसा हुआ है। आपको मैं यहां से किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा। साहब आप मेरे यहां ही रहिए, फिर आपके लिए घर का इंतजाम कर दूंगा। अच्छा आप कुछ देर बैठिए, मैं अभी आता हूं। कहकर श्याम सुंदर कहीं चला गया, पर मैं बैठे बैठे सोचने लगा, ये सब क्या है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं इन लोगों की अंधविश्वास की बातों को मान लूं, या फिर अपनी सोच पर विश्वास करूं? नहीं, ये सब बेवकूफी है। इतना सुंदर घर छोड़कर मैं क्यों जाऊं? और कल रात तो घर साफ सुथरा कितना अच्छा था। हाँ, रात की उस विभीषिका को छोड़ दे तो, अगर वो भी तो मेरा भ्रम था। सच में कुछ कहां हुआ? इतना सुंदर घर, इतना सुंदर वातावरण, ये सब छोड़कर मैं नहीं, मैं यहां नहीं रुकूंगा। मैं उठ गया और तेज कदमों से दौड़कर क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मुझे इस तरह दौड़कर जाते हुए गांव वालों ने भी देखा, मगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सब समझ चुके थे कि अब मुझ पर इदारा का जादू चल चुका है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मौत अब बस मेरी नियति है। इसीलिए पहले भी वो लोग इस अनुभव से गुजर चुके थे। मेरे रास्ते में किसी ने भी बाधा नहीं दी, मगर जैसे ही क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचा मैं चौंक पड़ा। एक काला लबादा पहने, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति मेरे सामने खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, रुक जा बेटा, अंदर मत जा, अंदर खतरा है, तेरी जान चली जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? और कैसे हिम्मत हुई तुम्हें मेरे क्वार्टर में जाने से मुझे रोकने की? हट जाओ।
शैतान इब्लिस के साए से डर, मत जा अंदर, मेरी बात मान बेटा। मौत है अंदर, अंदर इदारा है, वो तुझे मार देगा, मैं तुझे किसी हाल में नहीं जाने दूंगा। दुष्ट बूढ़े, तू मेरे दिमाग में जैसे आंख सी जल उठी। गुस्से से मैं तिलमिला उठा और अचानक ही उस बूढ़े की गर्दन पकड़ ली। वो बिलबिला उठा। क्या करता है बेटा, मेरी गर्दन छोड़। क्यों छोड़ू? मुझे अंदर नहीं जाने देगा? है? अरे ऐसे कैसे तू मुझे जाने नहीं देगा? हट। तभी जैसे बूढ़े की आंखें जल उठी। खबीस, कमीने, ये दुनिया अल्लाह की है और तू दिन के समय ही दुष्टता पर उतर आया है, कमीनेपन पर उतर आया है। आज तक तू रात को सब कुछ करता था, मैंने तुझे कभी नहीं कहा, मगर दिन अल्लाह का है, इंसानों का है, तू ऐसा नहीं कर सकता। और इसके साथ ही मेरे चेहरे पर उसने कोई पानी छिड़का। मैं जैसे बिलबिला उठा और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। आंख खुली तो खुद को श्याम सुंदर के घर पर पाया। हाट के पास ही श्याम सुंदर और वो बूढ़ा व्यक्ति बैठे थे। मुझे होश में आते देखकर बोला, घबरा मत बेटा, अब तू शैतान के साए से बाहर आ गया है। वो तो अच्छा हुआ समय पर श्याम सुंदर ने मुझे बुला लिया, वरना इद्रीस के जादू से तू नहीं बचता, वो तुझे मार डालता। मैं उठकर बैठ गया। कौन है इद्रीस? आखिर आप लोग उसे इतना डरते क्यों हैं? बेटा, शैतान, खबीज, जिन्न है वो, बहुत बदमाश। इस दुनिया में अल्लाह ने दो मखलूकों को बनाया, एक इंसान और एक जिन। जिन में कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। बुरे में सबसे बुरे होते हैं खबीज जिन, और इन्हीं में से एक प्रजाति है इद्रीस की। ये मेंढक की तरह दिखते हैं, अपने 2 हाथ और 2 पैरों पर मेंढक की तरह ही चलते हैं, मेंढक की तरह ही आवाज करते हैं। इनकी पीठ पर एक बड़ी कुबर होती है और ये इंसानों और जानवरों को मारकर उनका खून पीते हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंसान और जानवर को मारकर खून पीना चाहते हैं, क्योंकि जितना ये खून पीते हैं उतना इनकी ताकत बढ़ती जाती है। ये इंसानों और जानवरों पर जादू कर देते हैं। तुम पर भी जादू किया गया था। वहां कुछ ना कुछ तुम्हें खास जरूर दिखा होगा। हाँ, एक फूल की खुशबू, बहुत प्यारी, मगर वो फूल मुझे नहीं दिखा। तुम पर इद्रीस ने ही जादू किया था। वो तो गनीमत है श्याम सुंदर ने तुम्हें वहां पहुंचने से पहले ही मुझे बुला लिया, वरना तुम्हारा बचना मुश्किल था। तुमसे पहले भी जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने हम लोगों की बात नहीं मानी थी और मौत के साए में चले गए थे। सुनकर मैं कांप उठा। मतलब उस रात जो मैंने देखा था वो सही था। इसके बाद फिर मैं उस क्वार्टर में नहीं गया। फकीर बाबा श्याम सुंदर के साथ जाकर मेरा सामान वहां से लिया, एक दूसरी जगह घर किराए पर लेकर रहने लगा। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। बाबा ने बताया था क्वार्टर बनने से पहले वो गांव का एक सुनसान और जंगली इलाका था। वहां के बारे में कुछ अजीब बातें भी प्रचलित थी, मगर सरकारी लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर वहां पर क्वार्टर बनवा दिए। तब से उन क्वार्टरों में शैतान का साया है। आज 5 साल बाद मेरी बदली शहर में हुई। मेरे बदले विक्रांत नाम का एक लड़का यहाँ पर पोस्टिंग हुई। जब वो आया तो मैंने उससे कहा कि वो कहीं घर किराया ले ले या मैं करवा देता हूँ, मगर क्वार्टर में ना रहे। और उसने कहा, क्यों अपनी जेब से पैसा खर्चा करे? जब सरकार इतना सुंदर क्वार्टर दे रही है तो क्यों ना रहे वहां? कहकर वो क्वार्टर में जाने के लिए निकल पड़ा। मैंने भी श्याम सुंदर से कहा, एक बार फकीर बाबा को जाकर खबर दे दो। श्याम सुंदर मेरी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा